Hi, hello. How are you doing? So, we are starting this live sessions today from today. So, I am also doing it for the first time. So, let us see how it goes. And then probably it will be followed by a series of such videos. And then uh, ultimately, let us see how it goes. तो why am I doing this live sessions? मेरे ख्याल से सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है. तो the first question is, why are these live videos? So these live videos are something for the future generation. What I have lived is my experience. What everybody in my generation has lived are their experiences. So what I am trying to do is, in this live videos we will categorize these live videos into two categories. पहला live video होगा which will be like called the अनुभव series. अब अनुभव series में क्या होगा? There will be a lot of ideas, a lot of persons from different fields who have make it big. कुछ काफ़ी लोग ऐसे जिन्होंने बहुत अनऑर्थोडॉक्स करियर चूज कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर एंड स्टिल ट्राई टू मेक इट गुड. वो सारे लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे और उनसे एक इंटरेक्शन चलेगा, एक बातचीत चलेगी और उस इंटरेक्शन के अंदर उनके जीवन का जो अनुभव है वो तुम्हारे साथ शेयर अप किया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया जीवन के अंदर. व्हाट वाज देयर स्ट्रगल, व्हाट वर देयर problems in life, their handicaps, and ultimately how were they able to overcome those handicaps. तो तुम्हें एक समझ आएगा जैसे कि हम जो किताबों में पढ़ते हैं वैसा कुछ नहीं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर जो लोगों की स्टोरीज होती हैं कि रियल लाइफ के अंदर वो अपने हैंडीकैप से कैसे आगे बढ़ पाए, कैसे उभर पाए, उस पर एक चर्चा की जाएगी. फिर देयर विल बी अनदर काइंड ऑफ सेशंस दैट आई विल टेक हियर, दैट विल बी नथिंग बट स्किल सेशंस. स्किल सेशंस का पर्पस क्या होगा कि हर दिन में एक टॉपिक लूंगा और उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे. जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू आता है कि फोकस नहीं कर पाते, तो दिस इज लाइक वन ऑफ द टॉपिक्स फॉर द स्किल सेशन एंड आई विल इम्पार्ट यू वन सच स्किल जिससे कि तुम इस हैंडीकैप को ओवरकम कर सकते हो. सो दीज आर द सेकेंड काइंड ऑफ सेशंस दैट आई विल डू. सो देर आर अनुभव सीरीज एंड दिस इज द स्किल सीरीज. तो हर दिन मैं लगभग एक 15 मिनट्स के लिए, 15 to 30 मिनट्स के लिए ऑनलाइन आऊँगा, live आऊँगा and then we will do such kind of activities. Also I am learning about this platform of going live so that I am able to communicate with you better, अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकूँ. I am very new to this. Obviously I am the older generation. So कनिष्क ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मेरा स्टूडेंट है बहुत प्यारा. उसने बात बोलती है, सर आपकी जर्नी कैसे रही. सो आई एम स्टार्टिंग दिस फर्स्ट लाइव सेशन विथ ऑल विथ माई एक्सपीरियंस कि मैंने IIT JEE के एग्जाम तक की जर्नी कैसे कवर करी. उसके बाद की भी जर्नी है लेकिन वो किसी और दिन के लिए. आज का जो सेशन है इट इज फर्स्ट अनुभव सेशन एंड आई एम स्टार्टिंग दैट अनुभव सेशन विद माई सेल्फ. तो मैं अपने लाइफ को काफ़ी एराज के अंदर डिवाइड करता हूँ. द फर्स्ट एरा इज कॉल्ड द स्टूपिड एरा. तो ऐसा मैं अपने बारे में मानता हूँ बेसिकली कि आई वॉज वेरी स्टूपिड अंटिल द एज ऑफ 5th 6th. आई वॉज वेरी स्टूपिड, प्रेटी स्टूपिड मैं बोलूँगा अपने आप को, क्योंकि मुझे अगर कोई सिंपल चीज़ भी करने को कहता था, जैसे 5 को 3 से डिवाइड कर दो, there was this question when I was very small, when I was learning to divide. So I will keep on dividing it until unless the time of the exam is over. So I was pretty stupid. I never used to get good marks. I guess till 5th standard I used to score around 70% marks. I was very, very stupid. So this era of my life is like the stupid era. The second era after this, which I call is boys got potential. So my father invested a lot of time into me, shaping my personality, shaping my way of learning after this. And this was a very different era compared to the earlier eras. तो इसमें क्या था बेसिकली, वो मेरे को लेके बैठते थे कई घंटों तक और मुझे बेसिक चीज़ों के अंदर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, नंबर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना और हर चीज़ को सिखाना जब तक मैं सीख नहीं जाता. मुझे लेके बैठना घंटों तक. मुझे याद है 5th क्लास तक कौन रात को 12-12 बजे तक लेके अपने बच्चे को बैठा रहता है, सिखाने की कोशिश करता है बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें सिखाने के लिए घंटों तक बैठना लेके. What a dedication. He used to come late from office sometimes at 10 and then he used to take me and sit. And मुझे भी याद है, मुझे नींद आ रही होती थी, मैं गिर रहा होता था तो मैं मुंह धो के आना होता था, है ना. और अगर नींद आ जाती थी बाजू तो पट से थप्पड़ पड़ता था और फिर वापस से काम शुरू हो जाता था कि नहीं करो करो करो. एंड ऑल दोज एफर्ट दैट माई फादर पुट इन टू मी एक्चुअली पेड ऑफ. What happened was, in class 5th I scored a merit in Madhya Pradesh state and that was a turning point in my academic journey. Till that point of time मुझे ऐसा लगता था हाँ ठीक है मैं कर नहीं पा रहा या हो नहीं पा रहा, लेकिन मुझे सबको लगने लगा कि नहीं पोटेंशियल तो है, कर तो सकता है.
Therefore, the name of the era is called Boys Got Potential. Then after that era, I got certain kind of what we can say, certain kind of कॉन्फिडेंस की नहीं अब हो सकता है मैं कुछ तो कर सकता हूँ. तो उसके पहले तक तो मैं कभी भी किसी भी रैंक में नहीं आता था क्लास के अंदर, लेकिन उसके बाद मैं टॉप 3 रैंक्स में आने लगा. मेरी कभी भी रैंक 1 नहीं आई. बाय चांस कभी कभी एक आध बार रैंक 1 आ जाए तो बहुत गनीमत की बात होती थी, लेकिन मेरी कभी रैंक 1 नहीं आई क्लास के अंदर. आई यूज टू बी इन द टॉप 3 बिकॉज द होल पेडागॉजी ऑफ माई फादर वॉज दैट यू शुड नॉट फोकस ऑन नंबर्स. तुम्हें वो जो प्रीफेस होता है किताब का, वहां से लेकर लास्ट पेज तक जो लिखा हुआ है वो सारी चीजें आनी चाहिए और सारी बातों का मतलब समझ में आना चाहिए, चाहे नंबर आए ना. मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस आइडिया दैट यू शुड हैव दैट नॉलेज इनसाइड यू, एंड दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब बाकी लोग ऐसा नहीं बिलीव करते थे, बाकी लोग नंबर के लिए पढ़ते थे, लेकिन मैं उन कॉन्सेप्ट्स के लिए, उन आइडियाज के लिए पढ़ता था. तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, मेरा जो इंटरेस्ट था स्टडीज के अंदर बहुत गहरा होता चला गया. मैं अगर ज्योग्राफी भी पढ़ता था तो वैसे ही पढ़ता था जैसे साइंस पढ़ता था. बायोलॉजी भी शायद वैसे ही पढ़ता था. हालांकि बायोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता नहीं था, टू बी फ्रैंक, बट आई ऑब्वियसली ट्राइड टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ओनली. हिस्ट्री भी मैं उसी तरह से पढ़ता था और वैसे ही क्वेश्चंस पूछता था. But I was never able to break this barrier of the top 3. Then one very significant event happened in my life, and that event was कि जो एनसीईआरटी थी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल साइंस लॉन्च करी, एंड दैट एक्सपेरिमेंटल साइंस वाज कॉल्ड बाल विज्ञान. तो उसमें था क्या कि उसे होशंगाबाद साइंस भी कहते थे. उसमें ये था बेसिकली कि किताबों के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस थे, आंसर्स थे ही नहीं. तो तुम्हें क्या करना होता था, तुमको जाके जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट पढ़नी है या लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स पढ़नी है, तुम्हें जाना पड़ता था पहले मेंढक के अंडे ढूंढो. तो पहले उसके लिए तुम्हें वहां घुसना पड़ेगा जहां मेंढक अंडे देता है. एंड फ्रैंकली मेंढक कभी भी अच्छी जगह अंडे नहीं देता, वो गटर के अंदर, पानी के अंदर, रुके हुए पानी के अंदर गंदी सी जगह अंडे देता है. तो माय फादर एंड आई यूज्ड टू गो एंड कलेक्ट दोस एग्स, है ना. तो उस एग्स का पैटर्न क्या होता है वो बताया हुआ होता था, और हम उसको देख के उन एग्स को ढूंढने गए. तो हमने वो ब्यूटीफुल इतनी अच्छे से बुक डिजाइन थी ना कि हर सीजन के हिसाब से उसके एक्सपेरिमेंट चेंज होते थे. तो ये सीजन जैसे मेंढक जो होते हैं वो अंडे बरसात में देते हैं, तो बरसात के सीजन के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हमको करने को दिया गया था. व्हाट वी डिड वाज वी कलेक्टेड दोस एग्स, वी केप्ट दैट इनसाइड अ वेरी ट्रांसपेरेंट बॉटल, बिकॉज वो बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि तुमको ऐसे बीकर्स की और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए. व्हाट यू नीड इज फंडामेंटली दैट इंटरेस्ट टुवर्ड्स द साइंस, है ना. और तुम घर के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके वो एक्सपेरिमेंट करो और देखो उससे तुम क्या सीख सकते हो. तो हमने क्या किया, वो अंडे लेके आए और अंडों को बर्तन में रखा, और उसमें क्या हर दिन जो डेवलपमेंट होता था उसका डायग्राम बनाना होता था, और लाइफ साइकिल कैसे क्या कहते हैं उसको, लाइफ साइकिल किस तरह से अनफोल्ड होती है आपके सामने, वो आपको लाइव देखने को मिलता था. मतलब ऐसे किताबों में डायग्राम के फॉर्म में नहीं, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था. अब लाइव देखो उस समय उसमें हो क्या रहा है, चेंजेस क्या रहे. एंड दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट बुक. देयर वर ओनली एक्सपेरिमेंट्स एंड नो क्वेश्चंस इन द बुक. अब देखते देखते क्या हुआ, हम कुछ दिनों बाद वो अंडे जब वो टेडपोल बन जाते हैं, तो इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ कि वो अंडों में से बाहर निकलते हैं, फिर वो टेडपोल की पूंछ होती है मेंढक की, और फिर वो खत्म हो जाती है, फिर वो नॉर्मल छोटे छोटे मेंढक बन जाते हैं. हमने वहां तक ऑब्जर्व किया, और करने के बाद हम भूल गए कि हमारे घर के अंदर वो मेंढक और मेंढक के अंडे वो सारी चीजें पड़ी हुई है. धीरे धीरे वो मेंढक हैच करते गए, और हम घर के अंदर जहां देखे वहां में मेंढक दिखाई देते थे. कभी वो विंडोज के ऊपर चढ़े हुए, कभी वो वेंटिलेटर्स के ऊपर चढ़े हुए, पूरे घर के अंदर मेंढक ही मेंढक. बट the greatest takeaway was this curiosity inside my mind to learn new things, to experiment and watch कि actually science होती क्या है. वो चीज मेरे अंदर उस साइंस ने भर दी कहीं ना कहीं. and the way my father participated with me in the whole journey. तो जो बुक भी जो एग्जाम्स भी होते थे वो भी ओपन बुक होते थे. इट वॉज लाइक एन IITJEE पैटर्न कि बुक्स अलाउड है, लेकिन IITJEE में तो एक्चुअली अलाउड नहीं होती, लेकिन वहां पे बुक्स अलाउड थी. आप क्या कर सकते हो, बुक्स लेके जा सकते हो, और बुक के बेसिस के अंदर उसके अंदर से सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन लिख सकते, क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो. और क्वेश्चंस भी नए पूछे जाते थे. मतलब दे विल टीच यू समथिंग अबाउट कि तुम्हें बताया लीवर के बारे में कुछ और बताया, और क्वेश्चन विल बी लाइक कि वो जो तो लोहार होता है वो इस तरह की केची क्यों यूज करता है, छोटी केची, ऐसे इसके लीवर्स बड़े होते हैं, वो केची क्यों यूज करता है काटने के लिए. ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया जाएगा. तो जो तुमने क्लास में पढ़ा या जो तुमने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे तुम्हें नया ही क्वेश्चन आंसर करना होता था पेपर के अंदर जाके. तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट विच वाज वेरी डिफरेंट. लोग नहीं उसको पसंद करते थे, लेकिन मुझे बहुत पसंद आता था, बिकॉज एवरी टाइम जैसे तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा होगा, लेकिन तुमने नहीं देखा होगा कि लिटमस पेपर जनरली हम देखते हैं, लेकिन लिटमस पेपर बनाया कैसे जाता है ना. तो वो भी एक्सपेरिमेंट था कि हमको लिटमस पेपर खुद बनाना होता था, फिर एसिडिटी और पीएच चेक करना होता था. तो मुझे आज भी सारी जितनी केमिस्ट्री मैंने पढ़ी मुझे सारी याद है. रीजन की वो करा तुमने आंखों से. खुद जब लिटमस पेपर बनाओगे तो तुम कैसे पीएच के बारे में भूल जाओगे, और तुमने जब खुद एक्सपेरिमेंट किया था तो तुम्हें ये सारी बातें याद नहीं रही. सो
this was how the life was unfolding. But after that 8th class, those whole concept of that science was closed off, and we are back to that normal rot way of learning कि क्लास में पढ़ो, उसको पढ़ के तुम क्या करो, धीरे जैसे क्लास के अंदर पढ़ा दिया जाए किताब के अंदर, उसको रटो और लिख के आ जाओ. एंड अगेन आई वाज फीलिंग वेरी बोर्ड अप, क्योंकि मैंने वो साइंस के अंदर आई गेस होशंगाबाद के अंदर टॉप किया था. क्योंकि वहीं पे थी और उसके अंदर काफी मुझे कॉफी अच्छी लगती थी, तो मैंने उसके अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर किया था. मेरा बहुत ही अच्छा पोटेंशियल था और मैं एक्सपेरिमेंट करने लग गया था. मैं थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच रखने लग गया था. देन अगेन वी वर बैक टू द ओल्ड पैटर्न ऑफ लाइफ. सो अगेन सी, लाइफ आपकी हमेशा यूनिफॉर्म नहीं चलती, उसमें चेंजेस आते हैं. और चेंजेस कई बार आपको अच्छे लगते हैं, कई बार आपको अच्छे नहीं भी लग सकते हैं, राइट. तो फिर क्या हुआ, एक नया एरा मेरे लाइफ के अंदर शुरू हुआ. अब वो बोरिंग एरा था 8 से लेकर 10 तक का, जबकि मतलब मुझे वैसी रॉट लर्निंग करनी है. और ऑब्वियसली बात है, रॉट लर्निंग के अंदर मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे जो जिन्होंने लाइफ में अल्टीमेटली जाके अच्छा किया, लेकिन वो उस रॉट लर्निंग के मास्टर थे. उनके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट थे और मेरे लिए कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट थे समहाउ. फिर तो ये ऐसा चलता रहा और क्लास 11th में जाके एक मेजर ब्रेक थ्रू आया मेरी लाइफ के अंदर कि पहली बार मुझे एक अंदर से, अभी तक मैं क्या कहता था, जो मेरे फादर कह रहे थे वो सुनता था, या बाकी लोग जो कह रहे थे वो सुनता था. पहली बार 11th के अंदर जब मैं घर से बाहर निकला, मैं भोपाल गया. अब मैं भोपाल में मेरे बुआ का घर था, उनके घर जाके रहता था. तो ऐसा था मतलब नोशन की उनके घर का माहौल, मतलब वो बहुत अच्छी हैं, मेरे मेरे जो फूफा जी वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है. बट उनके घर का जो माहौल है उतना एकेडमिक नहीं है सॉर्ट ऑफ. तो वो उनका ये था कि इनके घर जाके नहीं, उनका उनका खुद का लड़का हमारे साथ रह के पढ़ता था, माई कजिन. एंड ही डिड वेरी गुड एंड ही वाज वेरी इंटेलिजेंट. मुझे एग्जाम्पल दिया जाता था उसका. तो मैं उनके घर जाके कैसे पढ़ूंगा, लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं कि 11th के बाद कुछ तो नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैं गांव के अंदर था. और आप तुम सोचो 11th के अंदर, तुम अपने आप को रख के देखो 11th के अंदर, मुझे सिर्फ, तुम्हें लगता है बैकलॉग है, मुझे सिर्फ 3 चैप्टर आते थे, पता है. एक तो इंट्रोडक्शन वाला पहला, एक वो बेसिक न्यूटन्स लॉ है ना, रेखा, तो उसके बाद वाला, उसमें भी सिर्फ क्या पढ़ाया था, उसके अंदर भी सिर्फ इतना पढ़ाया था कि उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, बेसिक थ्योरी आती थी. उससे ज्यादा मुझे फिजिक्स में कुछ नहीं आता था. मैथमेटिक्स में 1 2 3 चैप्टर आते थे और 2 3 चैप्टर्स के टेस्ट करके मेरे 98% मार्क्स थे. तो मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे मार्क्स बहुत थे. लेकिन इस हालत के अंदर मैंने पहले कोचिंग करना शुरू किया. तो मैं 11th के बाद समर्स के अंदर कोचिंग करने गया. और मुझे लगता है मेरे होल करियर का वो टर्निंग पॉइंट था, जब मैंने देखा कि टीचर्स कितना अच्छा पढ़ाते हैं. मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे शहर के टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते थे, वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से जस्टिस करने की कोशिश करते थे. लेकिन सब लोग इतने इन्फॉर्म नहीं होते, नॉलेजेबल नहीं होते. लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके मैंने पहली बार ये चीज फील करी कि यार मतलब टीचर्स तो बहुत ही औसम होते हैं. मतलब कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, इतना आसानी से चीजें होती जा रही, सिर्फ मेहनत ही तो करनी है. अब तो स्टूडेंट्स में से क्वेश्चन करते हैं सर मेहनत कैसे करें, लेकिन मेरे को बस ये लगता था सिर्फ मेहनत ही तो करनी है, बाकी सब तो इजीली हो जाएगा. पहली बार तो दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, मैं इसे बोलूंगा ब्रेक थ्रू एरा इन माय लाइफ. तो जैसे मैंने उनको पढ़ाते हुए देखा, तो मुझे सबसे पहले सेल्फ बिलीफ आ गया कि यार ना, मैं भी काफी अच्छा कर सकता हूँ. और मैं उस कोचिंग को टॉप करने लग गया धीरे धीरे करके. तो वो एक सेल्फ बिलीफ आ गया कि नहीं, अब मुझे यहीं रह के इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करना. तो मैंने घर आने से मना कर दिया. माई होल फैमिली वॉज नॉट एग्रीइंग मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि नहीं 12th कर लो फिर तुम कर लेना तुम्हें जो करना है. बट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज ए रियल ब्रेक थ्रू. मुझे ऐसा लगा अंदर से कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, दिस इज माई चांस, मुझे करना ही है, मैं इस चांस को मिस नहीं करूंगा. और उसके बाद क्या हुआ, मुझे मेरे लाइफ का एक दूसरा एरा शुरू हुआ, अ गुड फ्रेंड एरा. तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं हु आर वेरी गुड इन गिविंग एडवाइसेस एंड नेवर फॉलोइंग देम. मेरा एक ऐसा बहुत अच्छा दोस्त है, आज भी बहुत अच्छा दोस्त है ना. ही इज, अब उसने बात समझ ली, बेसिकली उसका निश है इस डायरेक्शन के अंदर, एंड ही इज अ वेरी गुड एजुकेशन काउंसलर. हिज नेम इज विपुल माहेश्वरी. और तुम्हें डिस्क्रिप्शन या लिंक के अंदर उसका नंबर मिल जाएगा. ही इज डूइंग एजुकेशन काउंसलिंग दिस डेज, करियर काउंसलिंग दिस डेज. और उसकी निश थी, और निश उसने मेरे साथ पहचानी कहीं ना कहीं, बिकॉज ही यूज्ड टू गिव मी वेरी गुड एडवाइसेस. और वो जो एडवाइसेस होती थी ना, मतलब वो इतनी इंसाइटफुल होती थी कि मैं उनको फॉलो करता था, और मैं फॉलो करता था तो मैं सक्सेसफुल हो जाता था. और मुझे एडवाइस देके वो फॉलो नहीं करता था तो उसको कभी फायदा नहीं होता था. तो ही गेव दिस एडवाइस टू मी कि बहुत छोटी कोचिंग है, यहाँ से आईआईटी नहीं निकलेगा, पीईटी निकल जाएगा. तो तुम्हें क्या करना चाहिए, बेसिकली तुमको यहाँ से नहीं फिटजी में पढ़ाई करनी चाहिए. भोपाल के अंदर फिटजी एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां से तुम्हारा आईटीजी निकल जाएगा. तो हमने क्या किया, 20 सेशन के अंदर ही फिटजी में एडमिशन ले लिया. अब फिटजी का जो वैसे 2 ईयर प्रोग्राम होता है, 1 ईयर प्रोग्राम भी होता है. मैं 1 ईयर में गया, लेकिन वहां पर भी लेट एडमिशन था. तो मेरे साथ ऐसा होता था कि सुबह मुझे कवर अप क्लासेस दी जाती थी, उसके अंदर स्ट्रेट लाइंस पढ़ाया जाता था, और शाम को मुझे हाइपरबोला पढ़ना होता था. मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे खत्म हुई, मेरी ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चली. कुछ चीजें सुबह पढ़ाई जा रही हैं, आधा उसी का पार्ट शाम को पढ़ाया जा रहा है. मतलब आई वॉज सो अंडर प्रेशर कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ. और मैं मतलब कितनी मेहनत करता था, मैं तो इस बात से बता सकता हूँ. मैं सुबह 5 o'clock उठता था, मेरा रूटीन था. मैं सुबह 5 o'clock उठता था. 5 o'clock उठने के बाद मेरा एक बहुत ही चेन रिएक्शन टाइप की चीज थी. मैं उठता था, मैं एक्सरसाइज करता था, एक्सरसाइज करने के बाद मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के बाद स्कूल जाना होता था तो स्कूल जाता था.
यूजुअली मैंने अपने स्कूल के अंदर, स्कूल की अलग कहानी है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर मैं स्कूल जाता था या नहीं जाता था और बैठ के पढ़ाई करता था, फिर शाम को वापस कोचिंग जाता था, फिर वापस आता था, फिर पढ़ाई करता था, फिर सो जाता था। ये रूटीन कभी ब्रेक नहीं होता था। इसको मैं हर दिन फॉलो करता था, लेकिन एक दिन धीरे धीरे क्या होने लग गया, मुझे रिजल्ट मिलना बंद हो गया। मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था और मैं इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन मैं करते रहा। मैंने कभी सोचा कि नहीं नहीं, मैं स्टूपिड हूं और मेरे को ज्यादा आता भी नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन मुझे मेहनत करते रहनी चाहिए, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। आई केप्ट डूइंग द सेम थिंग सेम थिंग सेम थिंग। स्कूल के अंदर मेरी स्थिति उल्टी थी। स्कूल के अंदर शायद मैं सबसे इंटेलिजेंट लोगों के अंदर से था, क्योंकि स्कूल के अंदर ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आते नहीं थे। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि मेरे स्कूल में जब मैं पहली बार पहुंचा तो मुझसे मेरे क्लास टीचर ने पूछा था कि तुमने इस स्कूल में एडमिशन क्यों लिया है, क्योंकि मेरे 98% थे। 98% में मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया था और कोई और लेता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि तुमने क्यों लिया इस स्कूल में? तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी है भोपाल के अंदर और मुझे, मेरा भाई यहीं पढ़ता है तो मैं यहीं पढ़ूंगा। तो मेरा कजिन जो था बेसिकली वो मेरे क्लास का डॉन था, और उसका काम ये था बेसिकली कि उसके सारे जो दोस्त थे वो भी डॉन टाइप के ही थे बेसिक, और मैं उनके साथ रहता था तो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। क्योंकि मैं तो एकेडमिक था, गीक्स को या नर्ड्स को कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलता, लेकिन उनके साथ रहता था तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। हमें दोनों चीजें थी मेरे अंदर, में इंटेलिजेंस भी थी और उन लोगों का सपोर्ट भी था, और वो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा। एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट माय ब्रदर प्रशांत गिव मी इन माय स्कूल वाज ट्रेमेंडस। मुझे छोड़ने जाता था, लेने जाता था। अब अगर मैं याद करता हूँ तो मैं बहुत इंडेप्टेड फील करता हूँ उसके लिए कि उसने मुझे कितना सपोर्ट किया उस पॉइंट ऑफ टाइम। और हर उसका ऐसे बात नहीं कि उसको फायदा नहीं हुआ, उसको भी बहुत फायदा हुआ। अल्टीमेटली क्लियर द क्लास 12 विद फर्स्ट डिवीजन, जो कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं जाता तो कर पाता, बट ही डिड वेल। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, धीरे धीरे करके स्कूल के अंदर जब मुझे ज्यादा अटेंडेंस के लिए फोर्स किया जाने लगा तो मैंने उनको बोल दिया, देखो आप मैम, आप मेरी चिंता मत करो, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मेरे 85% मार्क्स आ जाएंगे, आप मेरी टेंशन मत लो, आप बाकी बच्चों पे फोकस करो। एंड एक्चुअली हुआ भी है कि अल्टीमेटली जब 12th का रिजल्ट आया तो मेरे 85% मार्क्स ही थे, और मैंने उस स्कूल को टॉप किया था। मुझे आज भी याद है कि मैं उस समय कोटा के अंदर था और मेरे पेरेंट्स को बुला के उन लोगों ने अवार्ड किया था उस पूरी प्रोसेस के लिए। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि मेरे पेरेंट्स को बुला के वो लोग अवार्ड कर रहे हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट टचिंग थिंग्स फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट द जर्नी कंटिन्यू। वो साल बीता, साल के अंदर मैंने बहुत मेहनत करने के बाद अपने बैच को टॉप किया फिट जी के, और करने के बाद अल्टीमेटली हुआ कि उस बैच में से कोई क्वालिफाई नहीं किया। उस बैच के अंदर से एक भी स्टूडेंट नहीं निकला। मेरी खुद की रैंक 20,000 थी। मेरी खुद की रैंक 20,000 थी और मैंने जेई का मेंस भी क्लियर नहीं किया था। हमारे टाइम पे से स्क्रीनिंग कहते थे, उस स्क्रीनिंग के अंदर 15,000 स्टूडेंट्स निकलते थे, मैंने वो क्वालिफाई नहीं किया था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं पढ़ाई करता रहा। मुझे सेल्फ बिलीफ आ गया था, पता नहीं कहाँ से आया, कि मैं कर सकता हूँ अगर मैं मेहनत करता रहा तो। और मुझे पहले पेरेंट्स को मुझ पर बहुत भरोसा था, कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके मेरी बुआ को, मेरे आसपास जितने लोग थे उन सबको मुझ पर बहुत भरोसा था, क्योंकि मुझे मेहनत करता हुआ देखते थे। मैं हमेशा एक ही चीज के अंदर रहता था, एक ही चीज के अंदर रहता था, और वो थी पढ़ाई। और वो चीज चलती रही। फिर मुझे, मेरे दोस्त जो था बहुत अच्छा, वो कोटा चला गया था। उसने बोला कि नहीं, कोटा में एक बंसल क्लासेस है, वो इंडिया में बेस्ट है, तू यहाँ आ जा। तो मुझे लगता है कोटा जाऊंगा, मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि मैं, आई एम ए स्मॉल टाउन बॉय, और मेरे लिए कोटा तक जाना एक बहुत बड़ी जर्नी थी बेसिकली। मैं कोटा कैसे जाऊंगा? तो फिर मैं कोटा गया, और वो जो मेरा, मैं उस नए सेशन को, एरा को नाम देता हूँ अपने लाइफ के अंदर, कोटा फैक्ट्री। तो उस कोटा फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ बेसिकली कि मेरे लिए बहुत नया एनवायरनमेंट था। पहली बार मैं अकेले रह रहा था। जैसे बुआ के साथ रह रहा था तो उन्होंने मेरे को अपने बच्चे की तरह रखा हमेशा, है ना, जैसे बाकी बच्चे रहते थे, और मेरी हर डिमांड को कैटर करते थे वो लोग। अब मुझे अकेले रहना था, अपने खाने से लेके, पीने से लेके हर चीज खुद मैनेज करनी थी। अपने मकान मालिक को खुद हैंडल करना है, आसपास के माहौल को खुद हैंडल करना है। तो जो कोटा का सीन था ना, वो थोड़ा सा अलग टाइप का था। कोटा का सीन क्या था बेसिकली, वहां पे अलग ही कंपटीशन था हर बच्चे के अंदर। मतलब मैं जिस बिल्डिंग के अंदर रहता था, उसका नाम, वहां पे ऐसे नाम है, मतलब वो उस समय जो बंसल होता था वो विज्ञान नगर नाम की जगह पे होता था, उसका नाम भी विज्ञान नगर था। हाँ, और घरों के नाम ऐसे होते थे अ ब स द से। तो मेरा घर का नाम था 2-21, तो मैं 2-21 के अंदर रहता था। और 2-21 के अंदर जैसे उन्होंने छोटे छोटे रूम्स बना रखे थे ऐसे बिल्डिंग के अंदर। उसके अंदर फर्स्ट फ्लोर था और सेकंड फ्लोर था वहां पे। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, मेरे फ्लोर पे बहुत सारे बच्चे रहते थे। मैं देखता था वहां पे चलता क्या था। मैं तो ड्रॉपर्स बैच में गया था, क्योंकि तुम्हें ऑब्वियसली पता है कि मैंने कितनी कम पढ़ाई कर पाया था उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। तो मैं ड्रॉपर्स बैच में जाने के बाद मेरे को कुछ भी नहीं आता था। और बंसल बंसल के अंदर ऐसा होता था, दे अज्यूम दैट यू नो एवरीथिंग। तो वहां पे एक्चुअली, और बच्चों में परसेप्शन ये था कि अगर बंसल में एडमिशन ले लिया था मतलब तेरा 50% सिलेक्शन तो हो गया, क्योंकि उनका सिलेक्शन रेशियो 50% था। ऑल इंडिया जो सारी टॉप रैंक्स होती थी, फर्स्ट 20 रैंक्स तो वहीं से आ रही होती थी, सारी की सारी बंसल के अंदर से टॉप रैंकर्स वहीं के आ रहे होते थे। तो एक माहौल था बंसल का वहां पे, और लोग पढ़ाई करते थे बंसल में एडमिशन के लिए। लेकिन मैं इतनी पढ़ाई कर रहा था तो मेरा बंसल में तो सिलेक्शन हो गया। जो मेरे दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी, उसका बेचारे का नहीं हुआ।
समहाउ तो वो एक मिसफॉर्च्यून था मेरे लिए, लेकिन चलो मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। जब मैं क्लास में जाता था तो मुझे, तुम्हें तो काफी समझ में आता है क्लास के अंदर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था। आधी बातें सर पे से जा रही होती थी, भगवान क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग क्लास के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर पे आके घंटों तक लगा रहता था, किताबों के साथ संघर्ष करता था। वहां पे एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, हर दिन 10 प्रॉब्लम दे दिए जाते थे, और वो 10 प्रॉब्लम हमें दिन भर में बैठ के सॉल्व करने होते थे। और वो प्रॉब्लम आसान नहीं होते थे, वो मुश्किल होते थे, मतलब होते नहीं थे। अगर 7-8 हो जाते थे तो हम ऐसा अचीवमेंट फील करते थे, 7 प्रॉब्लम फोड़ दिए हमने, लेकिन होते नहीं थे इतने आसानी से वो प्रॉब्लम। असाइनमेंट शीट्स होती थी, वो शीट्स भी बहुत डिफिकल्ट होती थी, लेकिन वो खुद खुद बहुत ही, मैंने कहा था बाकी सब स्टूडेंट चीटिंग कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, बस आंसर किसी तरीके से निकाल के चले गए, लेकिन मैं एकदम घुस जाता था उसमें कि नहीं मेरे को शीट्स बनानी है। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि इतनी मेहनत करने के बाद मेरा जो बैकलॉग था फिटजी के अंदर, वहां फिजिक्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई गई थी, तो फिटजी का फिजिक्स का बैकलॉग था, मुझे फिजिक्स हमेशा हर्ट करती थी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। लेकिन और वो मेरे को यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रही थी फिजिक्स। मेरी हालत ये हो गई थी अक्टूबर तक जाते जाते कि मैं श्योर था कि मेरा IIT-JEE में सिलेक्शन नहीं होगा, मैं श्योर था इस बात के लिए। और वहां पे मतलब सब सारी तरह की चीजें चलती थी। एक इंसिडेंट बहुत ही अच्छा है कि हमारे घर के अंदर परेशान करने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया, वो टोना टोटका टाइप था, घर के सामने हम रात को सोए तो हमारे हॉस्टल जो था उसके सामने उन्होंने कैसा कंकाल सा बना दिया है ना, उसके बाद ऐसा जैसे तांत्रिक करते रिचुअल उस टाइप का कर दिया। एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। मैं सुबह उठता था, उस समय 150 पुशअप्स करता था, ये मेरा रूटीन था, मैं 150 पुशअप्स करता था। मेरे को इसी से डर नहीं लगता था अंदर से। मैं उतरा, मेरे को सुबह उठ के चाय पीने जाना होता था, मैंने उनके सारे कंकाल हटाए साइड से और मैं चला गया चाय पीने के लिए। बाकी बाद में डिस्कशन चल रहा है, अरे कंकाल रख दिए, फलाना रख दिए। मैंने बोला कि पूछो किसने रखे हैं, उनके साथ भी तो प्रैंक करना पड़ेगा ना फिर। तो व्हाट वी डिड वाज, हमने फिगर आउट किया कि अरे ये दूसरे हॉस्टल के लड़के जिन्होंने हमारे साथ प्रैंक किया है। तो हमने बोला कि, तो उन्होंने, जो उनकी दोस्त थे मेरे साथ में, जो लोग रहते थे 11th-12th बैच वाले, उनके दोस्त हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं इनके साथ भी कुछ करना तो बनता है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने डराया जाके कि नहीं, वो शिवाल सर रहता है जो सुबह उठ के 150 पुशअप करते हैं, उनके पास एक बड़ा सा डंडा भी है, ठीक है। तो उनको आ गया गुस्सा, बेटा वो तुम्हें पीटने आ रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने माहौल ऐसा पूरा बना दिया, और माहौल बनाने के बाद हमने भी ऐसे एक दिन गुंडे बने सबके सब, दो 4 बटन खुले हुए हैं, चप्पल पे है ना, सोचे कि आज जाके इनको मारेंगे। तो हम लोग घुसे उनके हॉस्टल के अंदर, पहले बंदे को रूम से बाहर निकाला। हमें पता है कि वो तीसरे कमरे के अंदर जो बंदा रहता है अल्टीमेटली उसने प्रैंक किया, लेकिन पहले को निकाला। और साथ वालों ने, नहीं भैया ये नहीं, उसको छोड़ दो, उसको फेंक दिया। फिर दूसरे को निकाला, नहीं नहीं भैया ये नहीं, इसको छोड़ दो, उसको फेंक दिया। ऐसे करके 3 बच्चों के तक गए, और अल्टीमेटली वो लोग इतना डर गए हम लोगों से, हमने ऐसा माहौल बना दिया, और अल्टीमेटली उस प्रैंक का हम लोगों ने उनसे बदला लिया। तो ऐसा माहौल चलता था वहां पे। ये अक्टूबर तक मेरी माइंडसेट था कि मैं नहीं निकाल पा रहा था जेई, जबकि मैं बहुत मेहनत कर रहा था। और मुझे समझ में आ गया था मेरी फिजिक्स बहुत वीक है, मैथमेटिक्स मुझे बहुत कम आती है, बहुत कम टॉपिक्स मेरे कवर है। मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे बहुत कम टॉपिक्स कवर थे। इनफैक्ट मेरे ही जो ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर एक 11th क्लास का स्टूडेंट रहता था जो बंसल का टॉपर था। मतलब बंसल का टॉपर मतलब जेई का टॉप रैंक होगा, ये पक्का होता था। तो वो जो बंदा था मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछने आता था, पूरी पूरी रशियन किताबें प्रपलो अजीब अजीब से नाम वाली वो लेके आता था मेरे पास। और मैं क्या करता था, क्वेश्चन देखता था, 4-5 घंटे उस क्वेश्चन के साथ लगा रहता था, और वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। और जब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता था तो मतलब मेरे को बहुत मजा आ जाता था, और मैं उसको जाके सॉल्यूशन देता, देख मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया। तो वो जो पूरी बुक के अंदर से निचोड़ के 5 सवाल लाता था ना, वो 5 सवाल से मेरी पूरी बुक कवर हो जाती थी। तो मेरी मैथमेटिक्स अपने आप अच्छी होगी, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। केमिस्ट्री में देखो, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री तो मैथमेटिकली होती है, उसमें तो प्रैक्टिस कर लो तो हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को जो फिटजी के अंदर एक टीचर थे, ही वाज फ्रॉम रिसर्च बैकग्राउंड फ्रॉम IIT मद्रास। तो ही वाज वेरी गुड विद, उन्हें जैसे बताया ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरे को समझ इतना अच्छे तरीके से आया ना कि मेरे को कभी कोई दिक्कत ही नहीं की, मुझे बहुत नेचुरल लगती थी वो। क्योंकि वो ऐसे क्रिएटिवली सोचने को बोलते थे, और मैं सोचने लग गया क्रिएटिवली, मेरा दिमाग अपने आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना देता था, मेरे को रिएक्शंस वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अल्टीमेटली मेरा सबसे कमजोर पॉइंट था फिजिक्स, मुझे फिजिक्स आती ही नहीं थी। मेरे को फिजिक्स मेरी इतनी वीक थी कि उसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं श्योर था अंदर से। अक्टूबर के बाद मैंने बोला कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने मॉम को कॉल किया कि नहीं आपको तो आना पड़ेगा, मेरे साथ कुछ समय तो रहना पड़ेगा यहाँ पे। और उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि वो वहाँ आई, मेरे साथ रही। उनके लिए बहुत मुश्किल, एक छोटा सा कमरा यार, उस छोटे से कमरे के अंदर 2 लोगों का रहना, वो मेरा खाना भी बनाती है उसके अंदर, और उनकी पूरी लाइफ छोड़ के वो वहाँ पे आके रह रही है अकेले, उनकी कोई सहेली नहीं है। अल्टीमेटली उन्होंने अपना भी एक फ्रेंडशिप सर्कल वहाँ पे डेवलप कर लिया। लेकिन मैं क्या करता था, मैं सुबह से उठता था 5 बजे से, जब सूरज की पहली किरण उगती थी, मैं 2-3 चक्कर वहां पे, एक बीच में पार्क है विज्ञान नगर में आज भी, वहां पे चक्कर लगाता था, थोड़ा फ्रेश होता था, पढ़ने बैठ जाता था। और मैं दिन भर पढ़ता था लगातार, दिन भर लगातार पढ़ता था। मैंने फिजिक्स की जितनी किताबें मार्केट में थी ना, सारी सॉल्व कर दी। मुझे समझ में आता था नहीं आता था, जितना था दिमाग में सारा निचोड़ के उसमें मैंने डाल दिया, क्योंकि मैंने सोच लिया बस यही करना है और कुछ करना नहीं है। और ये मेरा लाइफ का ध्येय है। अभी अभी मेरे को कोई मतलब ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, जहान में क्या चल रहा है। मैं सुबह से बस बैठता था और उतनी चीजों को मास्टर करने में लग जाता था। और मास्टर करने से धीरे धीरे करके ना, धीरे धीरे करके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो गया फिजिक्स को लेके। अल्टीमेटली
मेरे को बाद में जाके, पहले तो मुझे एस सी वर्मा समझ भी नहीं आती थी, और मेरे को धीरे धीरे करके वो एस सी वर्मा समझ में आनी शुरू हुई, है ना। तो मेरे को उसमें अभी भी मुझे याद है कि मुझे टेम्परेचर की डेफिनेशन थी उसके अंदर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मेरे को उसके अंदर डेफिनेशन मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगी। पहले मुझे लगता था यार ये क्या किताब है, मुझे को समझ ही नहीं आती। तो धीरे धीरे करके एक टीचर की बात, एक किसी टीचर से आप कनेक्ट हो जाते हो कोचिंग के अंदर, और अल्टीमेटली उससे आपको फिजिक्स आने लग जाती है। और अल्टीमेटली जब मुझे याद है ये सीरीज चलती रही, मैं हर दिन 3 पेपर लिखता था आखिरी के अंदर, सुबह एक पेपर, दोपहर में एक पेपर, शाम को एक पेपर। तो गौरव सर कह रहे हैं बेसिकली कि नहीं कम ऑन मैन फिजिक्स, अरे नहीं सर फिजिक्स मेरी वीक थी। तो अल्टीमेटली ये दौर चला और मैं हर दिन 3 पेपर लिखता था, 3, और उसमें से जो चीजें मुझे नहीं आती थी उनको वापस से ब्रशअप करता था। और ये दौर में चलाया, मतलब 15-15 घंटे एक दिन के अंदर ऐसी रगड़ाई करी मैंने आखिरी तक एग्जाम के, कि जिन बच्चों के साथ मेरी लास्ट रैंक आती थी, मतलब मैंने जब बंसल शुरू किया था तो मैं मिडिल बैच में था, मैं मेहनत करते गया, मेरे बैच नीचे जाते गए, और अल्टीमेटली मैं सेकंड लास्ट बैच में था जब शफलिंग होनी बंद हो गई, और उसके बाद मेरे रिजल्ट आना शुरू हुए, मैं टॉप बैचेस के बराबर नंबर लेके आता था। और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मैं जेई का एग्जाम तो निकाल रहा हूँ, क्या रैंक आएगी वो अलग बात है, लेकिन जेई का एग्जाम निकल रहा है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। अब धीरे धीरे करके वो इतने पेपर्स जब मैंने लिख लिए ना, तो मेरे को समझ में आ गया कि एग्जाम जो टीचर होता है या एग्जाम का पेपर सेटर होता है, वो सोचता कैसे, उसकी सोच मेरे दिमाग के अंदर आके छप गई। और फिर मैं अपने लाइफ का वो आखिरी पॉइंट बताता हूँ तुम्हें, बहुत लंबा हम इस डिस्कशन को नहीं लेके जाएंगे, 25 मिनट्स वी हैव ऑलरेडी बीन ऑनलाइन हियर। लास्ट डे आया, जिसे मैं डी डे बोलता हूँ, आखिरी के अंदर वो दिन था जिस दिन मुझे एग्जाम देने जाना था, क्योंकि स्क्रीनिंग का एग्जाम तो मेरे लिए इतना सिंपल था जैसे मेंस तुम्हारा होता है। मैं साइकिल लेके गया, एग्जाम लिखा, वापस आ गया कोटा के अंदर। और वो आखिरी दिन आया जबकि मेरे को एग्जाम फाइनली लिखना था। मैंने पेपर खोला, पहला पेपर मुझे याद है कि पहला पेपर फिजिक्स का ही था, नहीं पहला पेपर केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री का पेपर मैंने दिया, और मैंने क्या किया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी छोड़ दी थी क्योंकि उसमें रटना होता था और मुझसे रटते नहीं बनता था। तो मैंने बोला कि भाड़ में जाइए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सिर्फ अपनी फिजिकल और ऑर्गेनिक के बल पे पेपर देने जाऊंगा। और मुझे कभी भी याद है 50% पेपर जो था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आ गया। इसलिए मैं किसी स्टूडेंट को अब नहीं रिकमेंड करता बेसिकली लाइफ के अंदर कि कोई पार्ट छोड़ के जाओ। ऐसा हो सकता है कि जो पार्ट तुम छोड़ के गए उसमें से ही सारा पेपर आ जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ, वो सारा आ गया, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कूल रहता हूँ, कोई इशू नहीं है, देखेंगे जो भी अगले पेपर फोकस करते हैं। अगला पेपर शायद फिजिक्स था, और फिजिक्स के अंदर जब मैंने पेपर खोला तो मेरे को ऐसा लगा कि यार इतनी मेहनत मैंने इस पेपर के लिए करी थी, पेपर तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन मेरा ही गधापना था, बेसिकली गधापना था, क्योंकि मेरे लिए सिंपल नहीं था, सबके लिए सिंपल था वो पेपर। वो पेपर बहुत ही आसान था, लोगों ने फोड़ा था उस पेपर को। मुझे याद है मेरा एक दोस्त है नेहरा, उसने बेसिकली उस पेपर के अंदर 55 मार्क्स स्कोर कर दिए, सिर्फ 5 मार्क का गलत किया था। 5 मार्क भी शायद इसलिए गलत हुआ था क्योंकि एक सिलेंडर का क्वेश्चन आया था, जो सिलेंडर ऐसे पानी में गिरता है, रोल करने लग जाता है आगे, और उसने, है ना, उसको देख के कि वो रोल राउंड शेप में, उसको स्फीयर मान लिया था, उसके कारण उसके 5 नंबर कट गए थे। उस समय 60 नंबर का पेपर था, उसके 100% मार्क्स आ जाते। तो मेरे उस पेपर के अंदर 45 अराउंड मार्क्स आए, केमिस्ट्री में मेरे 25 अराउंड मार्क्स आए, और लास्ट पेपर था मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में मुझे भरोसा था कि नहीं ठीक है, दुनिया में कुछ कहीं खिसक जाए लेकिन मैथमेटिक्स तो मेरा सॉलिड है। मैं पेपर देने गया, मतलब मैथमेटिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री तो एकदम ऐसा बढ़िया आता है ना कि मतलब कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। और जैसे ही मैंने पेपर उठाया, ढूंढा उसमें से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, और अटेम्प्ट किया, मुझसे नहीं हुआ पेपर के अंदर। और जब मुझसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, तो तुम सोचो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा था उस पेपर के अंदर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने सोचा कि यार मैं नहीं कर पा रहा ना, कोई नहीं कर पाएगा, मुझसे नहीं होगा तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे को जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रिग्नोमेट्री की सबकी नहीं है, उस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सबकी नहीं है, सब लोग भी, कोई भी नहीं कर पाएगा, टेंशन मत ले तू। मतलब ये पेपर डिफिकल्ट फॉर्म बना, ये मैंने जो इतने पेपर सॉल्व करे थे उसका रिजल्ट था कि पेपर देखते मुझे समझ में आ गया कि ये डिफिकल्ट पेपर है, कोई नहीं कर पाएगा इस पेपर को। और उस पेपर का कट ऑफ 9 नंबर था IIT JEE का, जिसने 60 में से 9 नंबर, मतलब पेपर में 2 सवाल कर दिए थे, उसका सिलेक्शन हो गया था। मैंने वो पेपर किया, और उस पेपर के अंदर मेरा अराउंड 35 मार्क्स थे। और मैंने कैसे किया पेपर, मैंने उसमें चुन चुन के सवाल ढूंढे, अरे यार ये वाला पार्ट हो रहा है, इसको कर दो, ये वाला पार्ट हो रहा है, इसको कर। धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया, और जो क्वेश्चन पहले नहीं हो रहे थे अल्टीमेटली वो भी होने लग गए। जैसे कोनिक सेक्शंस मैंने पूरा छोड़ा था, ठीक है ना, लेकिन जो मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ा था उसके जो बेसिक चीजें याद थी, और जो कैलकुलस पढ़ा था उसके कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने उसके क्वेश्चन भी बना डाले। तो धीरे धीरे करके मेरे क्वेश्चन होने लग गए, और अल्टीमेटली मेरे मैथमेटिक्स के नंबर अच्छे थे, और वो इंडिया के अंदर टॉप 100 नंबर्स के अंदर थे मेरे मैथमेटिक्स के नंबर। तो जो चीज मुझे लेट हुई, अल्टीमेटली जब मेरा रिजल्ट आया, तो मेरे को जिस चीज का सबसे ज्यादा डेंट पड़ा वो था मेरी केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स सभी का अच्छा हुआ था, तो आई गॉट 45 मार्क्स, तो मेरे वो एवरेज हो गए एक तरह से। और मेरा जो केमिस्ट्री था वो मुझे बिलो एवरेज लिखे गया, और जो मैथमेटिक्स था मुझे अबव एवरेज लिखे गया, काफी अच्छा लिखे गया। लेकिन जब वो सब कुछ एवरेज आउट हुआ तो मेरी रैंक 2000 आ गई। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बहुत रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट अच्छा है, अच्छी बात है, तो उसमें बहुत फोड़ू हो सकते हो, जैसे मैं था मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है कि पेपर के अंदर कुछ ऐसा घटित हो जाए, जिस जो मेरे साथ हुआ, और तुम्हारी रैंक तुम्हारी इंटेलिजेंस को जस्टिफाई ना कर पाए। तो दिस वॉज माई जर्नी फॉर IIT JEE, दिस वॉज माई D-Day।
एंड व्हेन आई केम आउट आई फील अ साई ऑफ रिलीफ कि नहीं चलो एक्चुअली खत्म हुआ जो इतना सब था, अब थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठता हूँ. आई डिडंट इवन चेक द फाइनल आंसर्स की पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर क्या थे. मैंने बस अपना रिजल्ट देखा. रिजल्ट देख के मैं बहुत दुखी था अंदर से कहीं ना कहीं कि वैसा रिजल्ट नहीं आया जितनी मैंने मेहनत करी थी. बट जब मैं आईआईटी में गया तो मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी, उनका रिजल्ट नहीं आया. वैसे बहुत स्टूडेंट्स जिन्होंने कम मेहनत करी थी वो अच्छा रिजल्ट लेके आए. और जब मैं टीचर बन गया तो मुझे वो बात जाके समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है. तो हम आने वाला जो सेशन है, कल का जो सेशन है, दैट इज नथिंग बट स्किल सेशन, जिसके अंदर स्टूडेंट जनरली फोकस नहीं कर पाते. आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सी बात है. सो ये मेरी अनुभव सीरीज का फर्स्ट था. कल हम अपने स्किल का फर्स्ट करेंगे, वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, आज का तो 30 मिनट्स का हो गया. तो हम 15 मिनट्स के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि फोकस करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट जनरली फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्यों फेस करते हैं. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन और हम कल फिर मिलेंगे. ट्यून इन एट द सेम टाइम 8 o'clock. I will catch you again tomorrow at 8. All the best.